अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग कैपेसिटेंस की बात करेंगे, कैपेसिटर की बात करेंगे और फिर हम डायलेक्ट्रिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस से। तो कैपेसिटेंस का जो जनरल मीनिंग है वो देखा जाए वो कैपेसिटी से लिया गया है। ठीक है, कैपेसिटी मतलब किसी चीज़ को कितना हम उसको उसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। जैसे आपको सिंपल कहा जाए कि हमारे पास कोई एक बर्तन है, इस बर्तन में क्या रखना, मान लो पानी रखना हो, ठीक है, या कोई लिक्विड रखना हो, तो जितनी इसकी कैपेसिटी होगी उतना हम इसमें लिक्विड भर सकते हैं। जितनी इसकी कैपेसिटी होगी उतना ही इसका उसमें लिक्विड भर सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर ये 4 लीटर का है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हम 4 लीटर पानी को भर सकते हैं। ठीक है, यानी इस बर्तन की जो कैपेसिटी है वो कितना हो गया, इसकी कैपेसिटी हो गई 4 लीटर। ठीक, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बात करने जा रहे हैं। तो पहले ये देखा जाए कि अगर हम किसी बर्तन में जैसे जैसे हम पानी भरते जाते हैं, जैसे जैसे पानी या लिक्विड भरते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसका जो लेवल होगा ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी लिक्विड का पानी इतना है तो इसका लेवल इतना ही, पानी और बढ़ गया तो इसका लेवल और बढ़ गया। ठीक है, और पानी आपने भर दिया तो इसका लेवल और बढ़ गया। इसका मतलब जैसे जैसे आप लिक्विड भरते जा रहे हैं इसका लेवल बढ़ता जा रहा है, और लेवल बढ़ने का मतलब इसके पास एक एनर्जी है जो कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और वो एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर इस बर्तन में हम लिक्विड को भर रहे हैं तो हमने क्या देखा, इसमें लिक्विड का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे लिक्विड का लेवल बढ़ रहा है तो इस बर्तन में रखे हुए लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, mgh हो जाएगा, और ये जितना हाइट बढ़ेगा उसके पास उतनी एनर्जी हमारी बढ़ती जाएगी। लेकिन हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बात करते हैं, यानी अपने जो टॉपिक में पढ़ना है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बात करनी है। तो इसमें ये है कि मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास कंडक्टर हो गया, और ये कंडक्टर कैसा है, दिस इज द स्फेरिकल कंडक्टर। हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इसको हमने कहाँ रखा है, इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर इसको रख दिया है। ये हमारा हो गया इंसुलेटिंग स्टैंड। इस इंसुलेटिंग स्टैंड पे इसको हमने खड़ा कर रखा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि अब इस कंडक्टर को, इसके पास की अपनी कैपेसिटी है, जैसे इसकी कैपेसिटी 4 लीटर है वैसे इसके पास भी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी है, यानी एक वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करेगा। स्टोर करने का मतलब कि इसको हम क्या करते हैं, इसको हम धीरे धीरे इसको हम चार्ज देते जाएं। ठीक है, इस कंडक्टर को क्या देते जाएं, चार्ज देते जाएं। तो जैसा देखा कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, वैसे ही जब किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। जैसे जैसे इसको हम क्या देते हैं, चार्ज देते हैं, वैसे वैसे इसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जिस तरह यहाँ इसकी कैपेसिटी 4 लीटर की है तो 4 लीटर का ही लिक्विड होगा। इससे ज्यादा भरेंगे, इससे ज्यादा लिक्विड भरेंगे तो क्या होगा, ऊपर से ये बाहर लीक करना शुरू कर देगा। ऐसे यहाँ पे भी है कि जब आप इसको इसके कैपेसिटी से ज्यादा इसको चार्ज देंगे तो चार्ज क्या करेगा, बाहर ये लीक करना शुरू कर देगा। चार्ज क्या होगा, लीक करना शुरू करेगा। फिलहाल वो कैसे लीक करेगा वो अलग चीज है, बट वो चार्ज क्या होगा, यहाँ से लीक करना शुरू कर देगा। जैसे लिक्विड यहाँ से बह रहा है वैसे भी चार्ज यहाँ से एक तरफ से बहना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे उसके बहने का जो रीजन होगा, यानी चार्ज लीक का होगा, वो यहाँ एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, उससे, ठीक है, उनके थ्रू ये लीक करेगा। तो फिलहाल हमें ये समझना था कि जैसे जैसे इस बॉडी को, यानी इस कंडक्टर को हम चार्ज देते जाते हैं वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है। तो पहले तो ये देखा कि इसका पोटेंशियल बढ़ता कैसे है, बढ़ता है तो कैसे पता चला कि बढ़ रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इस डिवाइस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप, और इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस इलेक्ट्रोस्कोप में होता क्या है, तो इस इलेक्ट्रोस्कोप में 2 गोल्ड फॉयल होती हैं, 2 गोल्ड फॉयल होती हैं। ठीक है, ये 2 गोल्ड फॉइल्स होती हैं, और करना क्या होता है कि जैसे जैसे आप इसको चार्ज देते हैं, देखो कैसे पता चला इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो जैसे चार्ज देंगे, इसको चार्ज देंगे, ये चार्ज हमारा इस वायर के थ्रू इस यहाँ पे भी आएगा,
और ऐसे इन दोनों प्लेट्स में भी आएगा, चार्ज इन दोनों प्लेट्स में भी आएगा। तो जैसे जैसे चार्ज देंगे इनके बीच का सेपरेशन ड्यू टू रिपल्सन ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे चार्ज देंगे रिपल्सन इनके प्लेट के बीच का रिपल्सन क्या होगा, ये रिपल्सन ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। इससे क्या पता चलेगा, इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर अब हमको कंक्लूजन ये मिला कि जैसे जैसे इसको हम चार्ज देंगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी ये पोटेंशियल है, ठीक है। पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज। तो जो पोटेंशियल इसका V है वो किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, के प्रोपोर्शनल। यानी जैसे जैसे चार्ज देते हैं वैसे इसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सो वी कैन राइट हियर Q प्रोपोर्शनल V, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू, हमारे पास इस सिंबल को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, ये हमारे पास कांस्टेंट आएगा एंड कांस्टेंट इनटू V। सो Q इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू V, और इस कांस्टेंट को हम रिप्लेस करेंगे, किससे लिखेंगे, कैपिटल C से, C इनटू V। सो Q इज इक्वल टू C इनटू V, and this C is called capacitance of that conductor. This C is equal to constant, C is equal to ये हो गया constant हो गया, and this is called capacitance. This is called capacitance of conductor. This is called capacitance of conductor. So C is called capacitance of conductor. So how we can define capacitance of conductor? तो आप कह सकते हो कि किसी बॉडी का जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, दैट इज द एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। सो वी कैन एक्सप्लेन, वी कैन राइट हियर कि द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज मेजर द एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज, एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज लिख सकते हैं, एबिलिटी टू होल्ड द electric charge, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। और यहाँ हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला हो गया, इसको अलग से निकाल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। सो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। So capacitance क्या हो गया, कैपेसिटेंस इज बेसिकली रेशियो ऑफ चार्ज एंड इट्स पोटेंशियल, यानी किसी बॉडी को दिए गए चार्ज और उस बॉडी के पोटेंशियल का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। किसी बॉडी को दिया गया चार्ज और उस बॉडी के क्या पोटेंशियल का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो बात आती है कि कैपेसिटेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो देखो ये चार्ज पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है, इसके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, बॉडी के पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि जो पोटेंशियल है ये किस पे डिपेंड करता है, तो पोटेंशियल शेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस किसी बॉडी के शेप पे डिपेंड करता है, ये उसके आसपास के मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन चीजों पे ये कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो हमारे पास रिलेशन जो आ गया वो हो गया कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V। किसी बॉडी का जो कैपेसिटेंस किन बातों पे डिपेंड करता है, तो हम लोग देखेंगे C इज इक्वल टू Q अपॉन V हो गया। तो ये कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन साइज एंड शेप, बॉडी के साइज और शेप पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, यानी अगल बगल अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम उस पर भी डिपेंड करता है, और पोजीशन ऑफ सराउंडिंग चार्ज, उस चार्ज बॉडी के अगल बगल कोई सराउंडिंग चार्ज है तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो एक एक करके हम देखते चलेंगे, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास आ गया कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, यानी कैपेसिटेंस निकालने के लिए उस बॉडी को दिए गए चार्ज और पोटेंशियल में डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, वी विल गेट दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। अब बात करते हैं इसके यूनिट्स की बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या हो, किसी बॉडी के कैपेसिटेंस का यूनिट क्या हो। तो ये हो गया, देखो ये चार्ज हो गया और ये वोल्टेज हो गया, तो उसको बोलते हैं कूलम पर वोल्ट, इसको बोलते हैं कूलम पर वोल्ट, बट इसको हम यूज करेंगे फैराड। एक नया यूनिट हमको सीखने को मिला, दैट इज कॉल्ड फैराड, ठीक है। तो यानी कैपेसिटेंस का यूनिट क्या हो गया, कैपेसिटेंस का यूनिट हो गया फैराड। तो साथ में इसका हम डायमेंशन फार्मूला भी निकालेंगे, कैपेसिटेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा,
तो देखो फिर से डायमेंशन निकालने के लिए इसका डायमेंशन निकालना, ये चार्ज हो गया, इसका कूलाम हो गया, और वोल्ट का जूल पर कूलाम होता है, ठीक है। देखो दोबारा, ये क्या हो गया, इसका हो गया कूलाम हो गया, वोल्ट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम हो जाएगा, तो उसको लिखा जाएगा कूलाम स्क्वायर पर जूल, ठीक है। कूलाम का क्या होता है, कूलाम का आपको पता है कि इसका डायमेंशन 80 होता है, तो 80 के पावर 2 हो जाएगा, और नीचे क्या है, जूल का मतलब ये आपका वर्ग से हो गया, तो वर्ग का होता है ml स्क्वायर ml t के पावर माइनस ml t के पावर माइनस 2, किसका हो गया, ये हमारा वर्ग का हो गया। तो अब जरा देखो, अब हमें करना क्या है, अब हमको इसको अरेंज करना है बस, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, ये वर्ग हो गया ना, वर्ग ml स्क्वायर t के पावर माइनस 2, तो हमारे पास इसका फाइनल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फाइनल फार्मूला हो जाएगा ml स्क्वायर t के पावर माइनस 2, और यहाँ देखो क्या है 2 है, दैट इज ये प्लस हो जाएगा ml t के पावर, सॉरी ये m ऊपर जाएगा ना, तो ये ऊपर जाएगा तो आप माइनस कर लो, t के पावर 2 ये माइनस कर लो, l के पावर 2 माइनस हो गया, t के पावर क्या हो गया प्लस 4 हो जाएगा, और क्या लिखोगे e के पावर माइनस, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है। देखो फिर दोबारा कर लो, इसको सही कर लेते हैं दोबारा। देखो क्या करना है, इसको एक बार फिर से आप देख लीजिए कि हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास इसकी यूनिट्स ऑफ डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो ये कूलाम का 80 हो गया, पावर 2 है तो ये 2 हो गया, जूल क्या वर्ग करके ml स्क्वायर t के पावर माइनस 2 हो गया, तो अरेंज करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा m माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, l के पावर माइनस 2 हो गया, t के पावर क्या कितना हो जाएगा, t के पावर 4 हो जाएगा, और a के पावर 1 हो जाएगा, a के पावर ये पावर है तो आप 2 लिख सकते हैं, 2 हो गया। ये फाइनली हमारे पास डायमेंशन मिल गया, किसका, ये हो गया कैपेसिटेंस का, ये हमारा डायमेंशन मिल गया, तो ये हमने डायमेंशन निकाल लिया, उसका यूनिट भी निकाल लिया। अब यहाँ बात आती है कि इसमें जो छोटे यूनिट, जैसे कि जो फैराड होता है वो बड़ा यूनिट होता है, फैराड जो होता है वो बड़ा यूनिट होता है, यानी जो फैराड की बात करते हैं 1 फैराड ये होता है, ये बड़ा यूनिट होता है। तो अब हमारे पास छोटे यूनिट को यूज करेंगे, छोटे यूनिट का मतलब मिली फैराड, तो क्वेश्चन आएंगे तो ऐसी चीजें आएंगी, मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड, ठीक है। तो ये मेरे याद है, बस आप रिकॉल कर लीजिए। मिली का मतलब 10 पावर माइनस 3 फैराड से हो गया, 1 माइक्रो फैराड का मतलब 10 पावर माइनस 6 फैराड से हो गया, नैनो का मतलब 1 नैनो फैराड 10 पावर माइनस 9 फैराड से हो गया, और 1 पिको फैराड का मतलब 10 पावर माइनस 12 फैराड से। तो ये हो गया इसके छोटे यूनिट्स, जिसका जनरेटिंग हम लोग मेनली यूज करेंगे वो माइक्रो का ही ज्यादा हमारे पास यूज आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो फाइनल कंक्लूजन हमने ये देखा कि किसी भी बॉडी का कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उस बॉडी को दिए गए चार्ज और उस बॉडी के पोटेंशियल के रेशियो से क्या निकाल सकते हैं, उस बॉडी के पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे। अब हम फाइंड करने आ रहे हैं, कैपेसिटेंस निकालने आ रहे हैं इसका आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का। तो पहले तो ये देखो दोबारा कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C क्या है, Q/V, यानी किसी बॉडी का कैपेसिटेंस निकालने के लिए उस बॉडी को दिए गए चार्ज और उस बॉडी के पोटेंशियल का रेशियो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, और इसका यूनिट क्या होता है, फैराड होता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर किसी बॉडी का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए वही क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। तो आप लिख सकते हो कि if V = 1, so C = Q, इट मींस किसी बॉडी का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए वही क्या कहलाता है, न्यूमेरिकली हो जाता है कौन, कैपेसिटेंस उसके और उस चार्ज के बराबर। फिलहाल अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, किसी स्फेरिकल बॉडी का हम कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं, ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर है और इसका हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो हमारे पास देखिए क्या है, एक हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है और इस स्फेरिकल बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, और ये कैसी बॉडी है, ये हॉलो बॉडी है। इसको हॉलो भी कंसीडर कर सकते हैं, और अगर इसको हम सॉलिड कंसीडर करेंगे तो इसको कंडक्टिंग मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको हम सॉलिड मानेंगे तो कैसा इसको मानना पड़ेगा, कंडक्टिंग, यानी ये भी क्या है, ये भी कंडक्टिंग है और ये हॉलो है। इसका हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो पहले देख लेते हैं इसका रेडियस क्या है, ये r है, r इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर।
और इसको किया गया है, इसको चार्ज दिया गया है। कितना चार्ज दिया गया है? देखिए इसको हम चार्ज दे रहे हैं। कैसा चार्ज दे रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, इस बॉडी को हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। कितना चार्ज देंगे? इसको Q अमाउंट ऑफ चार्ज देंगे। इसको जो चार्ज दिया गया है वो क्या है? Q। अब करना है कि बताना है कि इस स्फेरिकल बॉडी का जो कैपेसिटेंस वो कितना होगा। तो देखो हमने जस्ट देखा कि कैपेसिटेंस निकालने के लिए इस बॉडी को दिया गया चार्ज, उसका पोटेंशियल चाहिए। तो अब याद करो कि हमें पता है कि किसी भी स्फेरिकल बॉडी का जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इसका रेडियस R है तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल। ये हो गया इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला। इसको चार्ज दिया गया तो ये पोटेंशियल सरफेस भी उतना ही होगा और सरफेस के अंदर भी उतना ही होगा। या तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्फीयर के आउटर सरफेस तो अंदर सरफेस पोटेंशियल कैसा होता है? सेम होता है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो में क्या होता है? जीरो हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें वो इनसाइड हॉलो कंडक्टर के अंदर जीरो हो जाएगा। बट यहाँ पोटेंशियल क्या होता है? जो सरफेस पे होता है पोटेंशियल हमारा अंदर भी होता है, तो पोटेंशियल हमारा जीरो ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसकी कैपेसिटेंस की बात करें, C = Q अपॉन V की बात करने जा रहे हैं, तो जरा देखिए इस फॉर्मूले की मदद से Q और V की वैल्यू कितनी है? तो V की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R हो गया। ठीक है, Q से Q आप कैंसिल कर सकते हो और ये बाकी जो चीजें हैं ऊपर चली जाएंगी, ये टर्म ऊपर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या निकल गया? C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R हो गया। ठीक है, यानी स्फेरिकल बॉडी का जो कैपेसिटेंस है उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर बॉडी बड़ी है तो उसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, बॉडी छोटी उसका रेडियस छोटा है तो उसका कैपेसिटेंस भी कम होगा। और जहां पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे भी याद कर लीजिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती थी? ये 9 × 10⁹ होती थी। इस तरह से हम लोग चाहो तो इसका उल्टा करके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से स्फेरिकल बॉडी का हमारे पास कैपेसिटेंस निकल गया। अब इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन ये बन करके आता है कि अगर अर्थ का कैपेसिटेंस निकाला जाए, अर्थ का कैपेसिटेंस निकाला जाए, अर्थ भी क्या है? ये भी स्फीयर मानते हुए अर्थ का कैपेसिटेंस निकाला जाए। ठीक है, अर्थ का कैपेसिटेंस निकाला जाए तो ये कैपेसिटेंस कितना आएगा? तो अर्थ का रेडियस हमको पता है 6400 किलोमीटर है। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो कितना है? इसका रेडियस है 6400 किलोमीटर। ठीक है, और ये वैल्यू हमको पता ही है। इस तरह से अर्थ का अगर हम कैपेसिटेंस निकालना चाहें, ठीक है, तो इसका जो कैपेसिटेंस आएगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू वो लगभग 711 माइक्रोफैराड आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका एक तरह से थ्योरेटिकल वैल्यू हो गई। अर्थ के कैपेसिटेंस की थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है? 711 माइक्रोफैराड, जो कि बहुत कम है। इसका मतलब जो फैराडे अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट होती है। जो फैराड की बात कर रहे थे वो यूनिट कैसी है? बहुत ही बड़ी यूनिट। 1 फैराड बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखा अर्थ का जो कैपेसिटेंस कितना है? 711 माइक्रोफैराड है थ्योरेटिकली। बट एक्सपेरिमेंटली बात करें या प्रैक्टिकली बात करें तो अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो इनफाइनाइट है। आप जितना चाहो उतना अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या कर सकते हो? अर्थ को दे सकते हो। ठीक है, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से निकला है, इसकी वैल्यू इतनी है। बट प्रैक्टिकली बात करते हैं तो अर्थ का जो कैपेसिटेंस वो क्या है? इनफाइनाइट है, और जितना चाहो उतना अमाउंट ऑफ चार्ज को हम क्या कर सकते हैं? अर्थ को हम दे सकते हैं। ठीक है ना। तो अब तक हमने कैपेसिटेंस की बात की और देखा कि कैपेसिटेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस C = Q/V, दैट इज वो चार्ज पे डिपेंड करता है, उस बॉडी की पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हमने एक स्फेरिकल बॉडी की कैपेसिटेंस को निकाला भी था। अब हम बात करेंगे कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। ठीक है, कैपेसिटर और उसके प्रिंसिपल की हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले देखिए व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है? तो बेसिकली जो कैपेसिटर है इट इज अ डिवाइस। ठीक, ये एक ऐसी डिवाइस है जो, या ऐसे डिवाइस को ऐसे कहते हैं कि कैपेसिटर इज बेसिकली एन अरेंजमेंट टू स्टोर द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल स्पेस। स्मॉल स्पेस में हम ज्यादा अमाउंट के चार्ज को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यही डिवाइस दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। जो जनरली हम घरों में कंडेंसर की बात करते हैं, जो पंखे में लगे होते हैं। ठीक है, और भी कई जगह इसको लगे रहते हैं। तो जहां चार्ज स्टोर करने की हम बात करते हैं वो दैट इज कॉल्ड
कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हमारा एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग द चार्ज, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन स्मॉल स्पेस। तो बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे। हम जो बात करेंगे वो, तो पहले तो ये देखो कि जो भी कैपेसिटर होता है उसमें दो प्लेट्स होती हैं। अब उसका शेप कैसे हो सकता है, तो उसका शेप हमारा, इसका शेप हमारा स्फेरिकल भी हो सकता है, यानी स्फेरिकल कैपेसिटर होने के लिए क्या होना चाहिए, दो 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 प्लेट्स होनी चाहिए, यानी दो स्फेयर इस तरह से होनी चाहिए। ऐसे हमारे पास सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी हो सकता है, यानी जो कैपेसिटर इसका शेप कैसा हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है। इसका मतलब इसमें एक तरह से दो सिलेंडर होने चाहिए, दो पैरेलल इस तरह से, ठीक है। तो और ऐसे हमारे पास क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम जो बात करेंगे वो इसकी बात करने जा रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे। तो ये हमारे पास स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी होते हैं, बट अभी हम जो बात करने जा रहे हैं उसकी किसकी बात करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे। तो पहले तो ये हो गया कि जो भी कैपेसिटर होता है उसमें क्या होती है, दो कंडक्टर्स होते हैं और आपस में ये सेपरेटेड होते हैं और उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक्स भरे होते हैं, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक होगा और ये इसमें दो प्लेट्स होती हैं, दोनों प्लेट्स कैसे होती हैं, इक्वल और अपोजिट चार्ज होती हैं, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं एक छोटा सा प्रिंसिपल देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे कैसे वर्क करेगा। तो हम करेंगे क्या कि इसमें हम जो एक कैपेसिटर लेंगे जो कैसा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यानी हम इसमें दो प्लेट लेते हैं, ठीक है। और ये दो प्लेट कैसी है, तो दो प्लेट करना क्या है, देखो दोबारा पहले हम ऐसे सपोज करो कि हमारे पास एक प्लेट है जिसको हमने क्या किया, इंसुलेटिंग स्टैंड पे इसको रखा, इसको इंसुलेटिंग स्टैंड रखा है और इसको चार्ज कर रहे हैं। इसको, ये प्लेट ये हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड है, इसको हम चार्ज करेंगे। तो चार्ज करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, इसको हम चार्ज से दे रहे हैं, इसको हम चार्ज दे रहे हैं, इस प्लेट को हमने चार्ज दिया, प्लेट इसका नाम ए कर देते हैं कि प्लेट ए को हमने चार्ज किया। क्योंकि इंसुलेटिंग स्टैंड है तो ये चार्ज हमारा इसी प्लेट पे बना रहेगा। अब करते क्या है, इस प्लेट ए के बगल में एक दूसरा प्लेट बी जो इसके बगल में हमने इसको रख दिया। इस प्लेट बी को भी क्या करेंगे, इस बी को भी इंसुलेटिंग स्टैंड में रखेंगे, ठीक, इसको भी क्या करते हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड में रखते हैं। तो कह रहा है कि जैसे ही हम प्लेट बी को, ये देखो हमारे पास क्या हो गया, प्लेट बी हो गया, जैसे ही प्लेट बी को ए के पास में रखते हैं उसी समय ए का पोटेंशियल घट जाता है। प्लेट ए का पोटेंशियल क्या होता है, घट जाता है। ये कैसे पता चलेगा, तो इसके पहले भी हमने बताया था कि इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से आप देख के बता सकते हैं कि हाँ इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट जाएगा। घटा क्यों, ये इसका डिस्कशन करेंगे अभी हम, ठीक है। तो क्या देखा कि पहले हमने प्लेट ए को चार्ज करके रख दिया, जैसे ही प्लेट बी को इसके नजदीक में ले आते हैं, क्या देखा कि ए का पोटेंशियल हमारा घट गया, पोटेंशियल घट गया। इसका मतलब क्या है कि अब इसको हम और भी चार्ज दे सकते हैं, इसको और चार्ज हम दे सकते हैं। फिलहाल तो बात करते हैं कि घटा क्यों, यानी अब ये पोटेंशियल घटा क्यों। तो देखिए जैसे इस प्लेट को उसके नजदीक बी को नजदीक लाते हैं, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, प्लेट बी के नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज आपके इधर हो जाएगा। ये पहले प्लेट न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है, तो लेकिन ड्यू टू इंडक्शन कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज हमारे इस साइड में पहले आ गए, पॉजिटिव चलते और ये पॉजिटिव वाले थोड़े दूर हो गए। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को क्या करेगा, घटाने का काम करेगा, और ये पॉजिटिव क्या करेगा, पोटेंशियल को बढ़ाने का काम करेगा। नेगेटिव जो चार्जेस है इस प्लेट ए के पोटेंशियल को घटाने की कोशिश करेगा और पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ये नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव से पहले है, इसलिए घटाने वाला जो इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है, यानी फाइनली अल्टीमेट हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल घट जाता है इस नेगेटिव चार्ज के चलते। घट गया तो इस पे हम और भी चार्ज को हम और चार्ज दे करके इसको स्टोर कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर ये पोटेंशियल घट गया, चार्ज को दे दिया, तो फिर करते क्या है, नेक्स्ट स्टेप में इस प्लेट बी को क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं। अर्थ करने का मतलब हो गया, कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर चले गए, या जनरली होता क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन जाकर के क्या करेंगे, इनको न्यूट्रलाइज करेंगे।
ठीक है, यानी किसको न्यूट्रलाइज करेंगे, इन चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो देखिए क्या कर रहे हैं, ये न्यूट्रलाइज करने से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहां से चले गए तो ये पॉजिटिव चार्ज कर क्या रहे थे, इसके पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे, लेकिन बढ़ाने वाला काम तो बिल्कुल खत्म हो गया। कौन सा काम चल रहा है, इसका इफेक्ट और ज्यादा, यानी ये इसका इफेक्ट खत्म हो गया, तो फिर से क्या हो गया, फिर से इसके पास पोटेंशियल घट जाएगा। तो इसका मतलब फिर से क्या कर सकते हैं, फिर से इसमें हम चार्ज और दे सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये हो गया कि इस तरह से हम इस अरेंजमेंट को हम बिना पोटेंशियल दिए हुए इस पे ज्यादा से ज्यादा चार्ज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यानी हमारे पास जो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस बनकर के आ गई जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा चार्ज को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो कैपेसिटर बनकर के आता है, जो अरेंजमेंट बन के आता है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर में क्या होती है, इस कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं और दोनों प्लेट्स कैसे होती हैं, इक्वल और अपोजिट होती हैं। यानी एक प्लेट में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट में कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यानी कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट हो गया जिसमें दो इक्वल और अपोजिट प्लेट्स होगी, इस पे डिफरेंट चार्जेस हैं, और इस तरह से जो चार्ज इसमें स्टोर है, इसके पास, इसका मतलब कि इसके पास एक एनर्जी है, आगे डिस्कस करेंगे, और ये एनर्जी कहलाती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो अब तो ये तो हो गया कैपेसिटर। अब इसकी जरा सिंबल्स की बात कर देते हैं। तो ये हमारा कैपेसिटर का सिंबल है। देखिए जहां भी कैपेसिटर बनाएंगे ये कैपेसिटर का सिंबल है, ये कैपेसिटर कहलाता है, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपेसिटर। और ऐसे ही अगर हम प्लेट को ऐसे बना करके और यहाँ एरो बना दें, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल कैपेसिटर। यानी ऐसा कैपेसिटर जिसकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फिक्स्ड कैपेसिटर, ये सिंबल हो गया किसका, वेरिएबल कैपेसिटर। तो अब हम जब इतनी बात कर ली, तो अब इस कैपेसिटर का हम कैपेसिटेंस निकालेंगे कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस है कितना। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि ये जो कैपेसिटेंस है, ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो अब हम बात करेंगे हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे कि हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है और कैसे इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो ये हो गया हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब बात करते हैं इसके कैपेसिटेंस की बात करते हैं, इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, हमने देखा कि Q अपॉन V से निकलता है। तो किसी बॉडी का जो कैपेसिटेंस होता है किससे निकलता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V से। यानी इस बॉडी को दिया गया चार्ज और क्या है, उस बॉडी के पोटेंशियल से। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, उस बॉडी के पोटेंशियल को हम उस बॉडी के कैपेसिटेंस को हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम देखो क्या क्या डिस्कस करेंगे। इसको निकालने के लिए तो कुछ चीजें आपको पहले से भी याद रखनी पड़ेगी और उनको थोड़ा सा रिकॉल भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्या रिकॉल करना पड़ेगा, देखिए आप गॉस थ्योरम में पढ़ चुके हैं, कि अगर किसी प्लेट को चार्ज किया जाए तो उस चार्ज के चलते, उस प्लेट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो दो प्लेट यानी पहला प्लेट का कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम देखा कि फॉर्मूला यूज करेंगे। ये दो प्लेट्स हो गई। हमने कहा कि इसको थोड़ा सा आपको रिकॉल करना पड़ेगा, जो गॉस थ्योरम में कुछ डिस्कस किया था उसको। तो ये दो प्लेट्स हैं, देखिए फिर इसको और हम अलग से बना रहे हैं। ये दो हमारी प्लेट्स हो गई, ठीक है, और ये दोनों प्लेट्स के पास क्या है, दोनों प्लेट्स हमारी चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज है तो दोनों प्लेट्स कैसी है, इक्वल और अपोजिट चार्ज है। ठीक है, देखते हैं ये प्लेट जो हमारी है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसका जो चार्ज डेंसिटी वो कितना है, वो सिग्मा है, प्लस सिग्मा है। और दूसरा क्या है, ये भी चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसका चार्ज क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो इसका चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, प्लस सिग्मा हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस सिग्मा हो गया। इन दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल डी है। ठीक है, और प्लेट का एरिया कितना है, ए। एरिया ऑफ प्लेट जो है, एरिया ऑफ प्लेट दैट इज ए हो गया। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट कितनी है, दैट इज स्मॉल डी। ठीक है, अब ये क्या, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है, सिग्मा ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है,
अब इन चीजों को याद रखते हुए आप वापस आते हैं क्या कि अल्टीमेट हमको करना क्या है, हमको तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए पोटेंशियल चाहिए, यानी अल्टीमेट हमको इसका पोटेंशियल निकालना है कि पहला प्लेट का इनके बीच का पोटेंशियल कितना होगा, और पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इट्स पोटेंशियल E is equal to V by D, या V is equal to यानी जो पोटेंशियल निकलेगा V is equal to कैसे निकलेगा, E into D से निकलेगा। इनके बीच का जो पोटेंशियल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और के बीच की डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, याद करिए हम डिस्कस किया था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कि पॉजिटिव चलते बाहर होगा, इस नेगेटिव चलते अंदर होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E is equal to इसकी वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे आता है, तो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव का बाहर, नेगेटिव का इसी डायरेक्शन में, और दोनों को सम कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फाइनली हमारे पास E is equal to आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू आ गई क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल निकालना, अच्छा सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू देखो क्या है, सिग्मा Q अपॉन A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा लिख सकते हैं E is equal to Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से फिर से पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पोटेंशियल में निकालना था कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल V is equal to क्या है, E into D। E टू पोटेंशियल क्या हो गया, पोटेंशियल V is equal to क्या हो गया, E into D हो गया। और E को लोग निकाल चुके हैं, E को क्या है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है, D है, D। ये हो गया क्या, E तो निकल गया पोटेंशियल। अब हम किसकी बात करने आ रहे थे, कैपेसिटेंस की बात करने आ रहे थे। देखो कैपेसिटेंस का फार्मूला पता है, C is equal to क्या है, C is equal to Q अपॉन V है। तो C is equal to Q की वैल्यू कितनी है, तो Q को Q रहने दो। और पोटेंशियल को निकाल चुके हैं, पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। यहाँ पे देखो कि कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C is equal to हो गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला हमारा आ गया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है C is equal to A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। जहां D क्या है, D is the distance between this plate and A is the area, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये हमारा हो गया, that is called permittivity of free space, ठीक है। यानी डिस्टेंस को कम करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, एरिया को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, एरिया को घटाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा। लेकिन इसमें ये भी याद रखना है कि इन जो प्लेट्स अभी की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एयर मान रहे थे। यहाँ पे अभी क्या कर रहे थे, कुछ भी नहीं था, हमने वैक्यूम माना था। तो ये जो कैपेसिटेंस निकला किसके लिए निकला, एयर के लिए, यानी क्या है, वहाँ पे कोई फ्री स्पेस है दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। दोबारा देख लेते हैं कैसे हमने फाइंड किया। क्या करना था, अभी टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके लिए हमने क्या किया, तो इसके लिए हमने दो प्लेट्स ली, ठीक है। दोनों प्लेट्स कैसे हैं, इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, दोनों की चार्ज डेंसिटी को देख लिया गया। अच्छा, किसी बॉडी का कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस कैसे निकलता है, C is equal to Q upon V, यानी इस बॉडी को दिया गया चार्ज और उसके पोटेंशियल का रेशियो से क्या निकलता है, हमें कैपेसिटेंस निकलता है। तो जहाँ देखा गया कि अगर हम क्या करना होगा, इस बॉडी का पोटेंशियल निकालना होगा, और पोटेंशियल कैसे निकलता है, तो वो निकलता है V is equal to E into D के फॉर्मूले से। अच्छा, अब ये E कैसे निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉस थ्योरम वाला रिकॉल करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज सिग्मा क्या, तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, इसकी वैल्यू आ गई E is equal to Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर देखा कि पोटेंशियल निकालने के लिए, पोटेंशियल निकालने के लिए V is equal to E to D है, हमने E की वैल्यू और D की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो पोटेंशियल V is equal to क्या हो गया, E to D, सो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D, ये निकल गया पोटेंशियल। कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे निकलेगा, C is equal to Q upon V, ठीक है, C is equal to Q upon V, वैल्यू हमने पुट किया तो आ गया हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये A का मतलब क्या हो गया, इन दोनों प्लेट के बीच में हमने क्या लिया है, एयर को कंसीडर किया है। लेकिन अगर इनकी जगह पे कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आता है तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाता है,
इसको भी देख लेते हैं इसी के साथ में। हाँ, तो इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम की अगर बात करते हैं कि इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दें तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इसको जानने के लिए हमको डाइलेक्ट्रिक को पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन अभी जो थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो हम याद कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक तुम लोग पढ़ेंगे। इसको ये याद रखना है कि अगर इनके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं, किसी भी पैरेलल प्लेट के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फर्क पड़ेगा उसको वो क्यों होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। यानी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। देखिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K। सर कंडीशन वही है, इनके बीच की डिस्टेंस D है, अभी भी क्या है, एरिया इसका A है, चार्ज डेंसिटी अभी भी वही सिग्मा और माइनस सिग्मा है। तो कहता है कि जब आप इसमें डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है, कितनी चेंज हो जाती है, तो जिस रीजन में डाइलेक्ट्रिक होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नया इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है E डैश, और E डैश जो होता है वो E अपॉन K हो जाता है। कैसे होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, E अपॉन K होता है, यानी नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E अपॉन K। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या हो गया, नया इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश इक्वल टू E अपॉन K, यानी इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E डैश हो जाएगा, यानी हमारे पास नया जो पोटेंशियल हो गया, नया पोटेंशियल B डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो ये कह सकते हो कि इफ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो अब कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा। तो क्या बताया कि जो पोटेंशियल V डैश आएगा वो V डैश क्या होगा, वो हो गया E डैश इनटू D हो जाएगा, और E डैश क्या होगा, E अपॉन K हो जाएगा, E अपॉन K होगा। इस तरह से हमारा जो कैपेसिटेंस आएगा C इज इक्वल टू, ये पोटेंशियल भी क्या होगा, पोटेंशियल भी K टाइम्स घट जाएगा, सिंपल है, पोटेंशियल भी क्या हो गया, नया पोटेंशियल में क्या होगा, घट जाएगा। तो इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं कि जो नया पोटेंशियल V डैश है वो क्या होगा, V अपॉन K हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो कैपेसिटेंस आएगा किसके लिए, मीडियम के लिए, ये फॉर्मूला हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इनटू K, D इनटू K। इसका मतलब मीडियम को इंट्रोड्यूस करने से इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, K टाइम्स बढ़ जाएगा। किसी भी डायरेक्ट को जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम उतना टाइम्स बढ़ जाता है, यानी K टाइम्स हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसको डिस्कस करेंगे कैसे काम हो जाता है, इसको अलग से हमारा टॉपिक है, जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं वहां पे डिस्कस करेंगे। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि C मीडियम इज इक्वल टू, देखो ये ब्रैकेट वाला क्या है, तो C एयर वाला है, यानी एयर का ये K टाइम्स बढ़ जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, रेशियो है इसका मीडियम अपॉन C एयर के लिए, दैट इज K। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली क्या है, दो कैपेसिटेंस का रेशियो है, कब जब उसमें आप डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दें, और दूसरा क्या, जब उसके बाद एयर, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, और यही क्या है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज एप्सिलॉन r। ठीक है, जो कैसा है, दिस इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये हमने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, अगर उसमें हम किसी डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दें तो कैसे कैपेसिटेंस निकालता है। अब इसमें हम कुछ इसकी कंडीशंस एक और है उसको भी देखते हैं कैसे इसको करना है। तो देखो अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसमें हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला, और साथ हमने ये भी निकाला कि अगर उस प्लेट के बीच में पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए तो कैपेसिटेंस कैसे आएगा। एक बार इसको कैसे देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हमने देखा कि अगर हमारे पास एक कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, इसका एरिया A है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस, प्लेट की डिस्टेंस क्या है, D है, तो इसके पास जो कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये फॉर्मूला है। फिर दूसरा आपको समझाया, अच्छा ये चार्ज होगा, ऐसा नहीं ये चार्ज है, ठीक है, ये दोनों इक्वल और अपोजिट चार्ज है। अब क्या हमने समझाया कि अगर वही कैपेसिटर है, वही कैपेसिटर सेम सिचुएशन है, और इसके बीच में हम लोग क्या कर दें, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दें, सब कुछ कंडीशन वही है, बस अंतर ये हो गया कि यहाँ हम लोग डाइलेक्ट्रिक भर दें जिसका कांस्टेंट कितना है, K है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास जो C डैश आएगा नया कैपेसिटेंस, वो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इनटू K।
जहां के क्या हुआ उसका डायरेक्टली कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि जो सी डैश है वो के टाइम्स, यानी सी का क्या हो गया के टाइम्स हो गया। सी डैश किसके लिए है, मीडियम के लिए है, और सी किसके लिए है, एयर के लिए। यानी यहाँ पे क्या था, यहाँ एयर था और यहाँ पर मीडियम। अब इसको समझने के लिए आपने ये समझाया था कि जब डायरेक्टली को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई था। अब क्या है कि इस सिचुएशन में जब डायरेक्टली को इंट्रोड्यूस करेंगे तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ई डैश, और ई डैश की वैल्यू क्या होगी, ई अपॉन के होगी। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि जब डायरेक्टली को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है, कम हो जाती है। कितना होगा, के टाइम्स कम हो जाता है। इस तरह से पोटेंशियल भी कम हो जाता है और पोटेंशियल की वैल्यू भी के टाइम्स घट जाती है। तो यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, इसका हमने यूज किया और इसको यूज करके हमने बताया कि कैसे इसका कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो हमने यूज कर लिया, लेकिन हम अब ऐसी बात करने जा रहे हैं जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो है कितना, टी थिकनेस का है। यानी हमारे पास एक ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट एरिया ए है, इनके बीच की जो डिस्टेंस पहले जैसी ही है, अभी भी कितनी है, डी ही है। दोनों प्लेट्स कैसे हैं, दोनों प्लेट्स हमारे चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो गया। दोनों प्लेट चार्ज है, बट इस बार हम कर क्या रहे हैं, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यूज करेंगे वो पूरा न लेकर के इसमें टी थिकनेस का ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ थिकनेस इसकी कितनी है, टी, यानी जो डाइलेक्ट्रिक हम यूज करेंगे उसकी थिकनेस कितनी है, टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं, इतना ही है। ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी है, टी। तो यहाँ पे इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है ना, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट सारे लगेंगे, सारे कॉन्सेप्ट। देखिए ये जो डिस्कस किया था ए था तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी था। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, तो एक स्टेप करके देखते जाओ कि जब इसके बीच में कुछ भी नहीं था, ये बस एयर था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई था और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई था, यानी पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई था। अब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो इस रीजन में जहां डाइलेक्ट्रिक है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का के टाइम्स घट जाएगा, यानी ई अपॉन के हो जाएगा। तो हमें निकालना था कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस निकालेंगे C इज इक्वल टू Q अपॉन V निकालना होगा, यानी चार्ज अपॉन पोटेंशियल। यानी हमें फिर से घूम फिर के क्या करना होगा, हमको घूम फिर के वापस इसका पोटेंशियल ही निकालना होगा, यानी इनका पोटेंशियल निकालेंगे। अब हम बात करते हैं इसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो अभी आपको समझाया कि पोटेंशियल निकालने के लिए V इज इक्वल टू हम लोग E इंटू डी का यूज करते हैं। पोटेंशियल निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस कैपेसिटर के लिए देखो ये जो रीजन है, ठीक है, और ये रीजन, ये कितना हो जाएगा, देखो ये पहले कितना था, D था, और ये T है, तो ये कितना हो जाएगा, D माइनस टी। तो D माइनस टी रीजन तक क्या है, D माइनस टी रीजन तक हमारा एयर है, और T रीजन में क्या है, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, T रीजन में क्या है, डाइलेक्ट्रिक। इस तरह से V इक्वल टू E टू D के लिए हम क्या यूज करेंगे, ध्यान देना कैसे यूज करेंगे। नया जो पोटेंशियल आया वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी इस रीजन में क्या है, E है, और रीजन की विड्थ कितनी है, तो है D माइनस टी। तो ये हो गया D माइनस टी प्लस पोटेंशियल क्योंकि स्केलर क्वांटिटी तो यहाँ ऐड कर देंगे, इस रीजन में कितना पोटेंशियल होगा, तो ये वो भी क्या होगा, E इंटू डी, यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E अपॉन के, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E अपॉन के, और डिस्टेंस कितना है, T है, E अपॉन के इंटू टी। ये क्या निकल गया, इस रीजन का पोटेंशियल, ये टोटल पोटेंशियल हमारा निकल गया। अब फिर से याद करो कि हम पढ़ चुके हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, सो Q अपॉन A इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये E की वैल्यू है। अब इस E की वैल्यू को पुट करते हैं यहां पे दोबारा, तो अगेन हमारा पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लो Q अपॉन A, इस E को कॉमन निकाल लेते हैं, तो A एप्सिलॉन हमारा कॉमन निकल जाएगा, ये E हो गया कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये हमारा बच जाएगा। अब क्या करना है, V निकाल गया, अब सिंपल है, क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना था, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V,
और v हमारा कितना है, ये है, इसको वैल्यू पुट करते हैं, q को q रहने दो, और यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में b माइनस t प्लस t अपॉन k हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम q से q को कैंसिल कर सकते हैं। देखिए q से q कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली हमारे पास जो कैपेसिटेंस आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई d माइनस t प्लस t अपॉन k। ये हमारा हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। किसके लिए, अगर t थिकनेस का हम डायरेक्टिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तब। अब इसमें ठीक है कैसे किया, आपको क्लियर हो गया, आपको एक से क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हमारे पास दो केसेस और आते हैं, दो तीन केसेस हमारे पास और आते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, यानी थिकनेस को हम जीरो करके या थिकनेस को d के बराबर करके इनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। दोबारा क्या फाइंड कर सकते हैं, अगर आपसे ये कहा जाए, देखिए दोबारा ध्यान देखो कि इस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है, जो फॉर्मूला भी यूज किया हमने, इस फॉर्मूले की मदद लेते हैं, और इस फॉर्मूले की मदद से हमने कहा कि केस नंबर 1 ये बन के आया कि अगर मान लो t 0 है, थिकनेस 0 है, जब t 0 हो तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो t को 0 कर लो तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन b। तो थिकनेस 0 का मतलब पूरा पूरा क्या हो गया, एयर हो गया, और यही फॉर्मूला भी हम जस्ट पहले डिस्कस किए थे कि हमारा एयर होगा तो क्या होगा, ये वाला एयर का फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या था हमने कि पूरा डायरेक्टिक भर दिया था, तो अगर हम क्या करते हैं, t इज इक्वल टू d, थिकनेस जो d है यानी थिकनेस को पूरा पूरा भर दे, यानी पूरा यहां से यहां तक भर दिया जाए, तो क्या होगा, देखो d माइनस t, दैट इज d माइनस d, ये कैंसिल हो गया, और d अपॉन k, तो ये दूसरा फॉर्मूला होगा c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट, ये d हो गया, और ये फिर से k कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ऐसे केस में कैपेसिटेंस क्या हो गया, a टाइम्स हमारा ज्यादा हो गया किससे, एयर से। ठीक है, तो थिकनेस को 0 कर लिया, थिकनेस को d कर लिया, तो दो कंडीशन हमारे पास निकल करके आ गई। अब इसमें हम और चाहे तो और भी कुछ डिस्कस कर सकते हैं, जैसे एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल हमारे पास है कि अगर हम पूरा भर दें, स्लैब को पूरा भर दें, और इसकी जगह पर क्या लें, अगर हम अलग अलग डायलेक्ट्रिक ले लें, देखो इसमें आता है कि अलग अलग डायलेक्ट्रिक ले लिया जाए। इसको ध्यान से देखो वापस से कि अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करें सेम कैपेसिटर के लिए, और यहाँ पे कह रहा है कि ये अलग अलग थिकनेस के अलग अलग डायलेक्ट्रिक है, और पूरा यहाँ से वहां भर दिया गया है, इनके कांस्टेंट अलग अलग है, जैसे इसका कांस्टेंट k1 है, इसका k2 हो गया, इसका k3 हो गया, इसका k4 हो गया, ठीक है, और सबकी थिकनेस अलग अलग है, ये हमारा अलग हो गया डायलेक्ट्रिक, ठीक है, ये डायलेक्ट्रिक हमारा अलग हो गया, ठीक है, ये डायलेक्ट्रिक हमारा अलग है, और सबकी थिकनेस भी अलग अलग है, ये हो गया थिकनेस T1 हो गया, थिकनेस T2 हो गया, थिकनेस T3 हो गया, ऐसे T4 हो गया, n नंबर ऑफ डायलेक्ट्रिक हम ले सकते हैं, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, d, यानी अगर ध्यान देखो कि T1 प्लस T2 प्लस जितने भी टर्म्स होंगे, ये ढूंढने के बाद क्या आएंगे, d आएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो देखो d T1 प्लस T2 प्लस T3 सबको ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा, तो d के बराबर आ जाएगा, यानी ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला जो टर्म है वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, तो ध्यान से हमारे पास बचेगा क्या, तो इसका फॉर्मूला आएगा c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन K1, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, जितने टर्म रहेंगे ऐसे Tn अपॉन Kn, ठीक है, इतने वैल्यूज को हम यूज करेंगे। T हमारा रिलेशन हो गया किसके लिए, अगर हमारे पास अलग अलग थिकनेस के डायलेक्ट्रिक है और n नंबर ऑफ डायलेक्ट्रिक्स है, तो इसको यूज कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, अब एक इसमें केस नंबर 3 हो गया, एक तो केस नंबर हमारा 3 हो गया, एक केस और ले सकते हैं कि अगर मान ले, ठीक है, अगर मान ले कि अगर ये जो है डायलेक्ट्रिक न होकर के मेटल हो, ठीक है, फोर्थ केस ये मान लेते हैं कि अगर ये मेटल है, मेटल के लिए k क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, तो इस फॉर्मूले में देखो जो फॉर्मूला आया है k इनफाइनाइट होगा, तो ऐसे केस में जो c होगा वो क्या होगा, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस t, क्योंकि k क्या होगा, k एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन k की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। इस तरह से अगर हम t थिकनेस का मेटल लेते हैं, ये क्या है, k, ये